हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम आपके पीवाई को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके, क्योंकि सी टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीवाई क्यू करने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, प्लस ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं जो आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और कोई भी नया हो चैनल के साथ तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देना है। चलो जी, बताइए आप सभी इसका आंसर क्या होगा। तो आपके यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी में आते हैं, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलो समझते हैं। तो आपका यहाँ पर पूछा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको सीडीपी का कोर्स कराया, आप जाकर चेक कर लेना। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होती है, धीमी होती है या उसे मापा नहीं जा सकता। तो आज का जो हम पेपर करेंगे वो की पॉइंट से करेंगे। की पॉइंट क्या होते हैं जो आपके पेपर को ईजी बनाते हैं। तो हमें पता है कि कभी भी हम विकास ये नहीं कहेंगे धीमा है, प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप उसे माप ही नहीं सकते। आपको विकास माप सकते हो ना, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, आप उसे तो माप सकते हो, विकास में वो भी आता है। तो ऐसा भी नहीं कि आप माप नहीं सकते। कट कर दो। आपका केवल आप क्वांटिटेटिव मतलब केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं है भाई, मात्रात्मक भी परिवर्तन होते हैं। बच्चे की हाइट भी बढ़ती है, आप बाल्यावस्था की बात कर रहे हो तो ये भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपका विकास अनियमित होता है, मतलब डिसऑर्डर में चलेगा। आप सभी को पता है पहले आपका यहाँ पर गर्भ अवस्था चलती है, इसके बाद आपका शैशव अवस्था, फिर आपका बाल्यावस्था, इसी प्रकार से जो आपका पूरा विकास चलता है। तो इसमें आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मल्टी लेयर होती है, प्लस आपको ने डिटेल में देखा था मिश्रित होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये मैंने आपको डिटेल क्लास में कराया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आज आपका 7th मॉक है। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने वो 6 क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज आकर चेक कर लेना। तो आपने यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलो जी, और बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बात करेंगे आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पूछा है क्या है, तो एक बार इसे समझते क्या होता है। मान लीजिए आपका वाइगोस्की के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। तो ये आप यहाँ पर हो, ठीक है। यहाँ पर जो है बच्चा है वो आराम से यहाँ तो पहुंच सकता है, यहाँ पे आराम से चला जाएगा, लेकिन जैसे वो दूसरी लेयर पे जाएगा, जब बच्चे को यहाँ पे जाना होगा तो यहाँ पे बच्चों को चाहिए हेल्प। यही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलप है। इसमें बच्चे को हेल्प चाहिए। हेल्प कौन देगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स ही आपकी हेल्प करेगा। वाइगोस्की चीख चीख के चिल्लाते हैं कि बच्चे को हेल्प चाहिए, बच्चे को गाइड चाहिए। और यही आपका एनसीएफ भी बात करता है कि हमें एज ए टीचर जो है हेल्पर के रूप में, सुविधादाता के रूप में बनाना है। तो यहाँ तक बच्चा पहुंच सकता है, लेकिन ये वाला जोन जो है यहाँ पर बच्चा पहुंच ही नहीं सकता, चाहे उसकी आके भगवान ही हेल्प क्यों ना कर दे, तो यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। और बच्चा सिर्फ यहाँ तक पहुंच सकता है, और इससे ही बच्चे का विकास अच्छा हो सकता है। तो बस आपका यहाँ पर क्या आगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलप क्या है? एक हेल्प है जो कि दी जाती है किसी अधिक नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है। वर्तमान स्तर पर जो है स्वतंत्र प्रदर्शन वयस्क अधिक कौशल या समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। वही हो सकता है, यही हमने देखा। चलो आगे देखेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्य जो आप अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने को कहते हो, लेकिन वह नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ऐसा कहेंगे कि बच्चे आप नहीं कर सकते। ये चीजें तो हमारी हमेशा नेगेटिव होती है। हम बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, ना कि डिमोटिवेट। आगे क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ के दोनों व्यक्ति समान समझ पर पहुंच सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इक्वालिटी या दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे हमें तुलना नहीं करनी, तो हम तुलना की बात कभी नहीं करते। आगे है एक प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज और वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप पहले से ही चीजें निर्धारित रखोगे, ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आप कभी भी बच्चों को निर्धारित चीजें की बात नहीं करोगे। तो आपका बिल्कुल सही है आंसर नंबर 1, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि बच्चों में वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र भी है, और जो वयस्क है जिसके पास अधिक नॉलेज है। वयस्क का मतलब है जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, वो आपकी एक सहायता मिल गया आपको, ये की पॉइंट आपकी हेल्प कर रहा है अचीव योर गोल। तो आपका बिल्कुल सही है आंसर नंबर 1। तो चलिए आगे चलेंगे। चलिए जी बताइए क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें आपसे पूछा है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो पूछा है फॉर्मल
ऑपरेशनल स्टेज आपसे पूछी है, तो बताइए क्या होगा। परिकल्पित, निगमात्मक, तर्क और आपका प्राप्ति प्रतिज्ञाप्ति चिंतन में समर्थन करते हैं। तो चलिए बताइए, यहाँ पर हाइपोथेसिस आ जाएगी, बच्चे की डिडक्टिव लर्निंग करने लगेगा, रीजनिंग बच्चा करने लगता है। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछा है। अमूर्त मतलब लास्ट स्टेज पूछी है आपकी। चलो जी, हमें पता है लास्ट स्टेज में क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल की थिंकिंग होती है। वैसे तो हमें यही आंसर लग रहा है, लेकिन बाकी देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आबंध अभी तक बच्चों को केंद्रीकरण ही नहीं आया, अनुक्रमित रिवर्सेबल थिंकिंग बच्चों की नहीं आई, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चा अपना थर्ड स्टेज में सीख लेता है। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, तो ये तो आपकी सेकंड स्टेज की बात कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतीकों तथा खेल के संकेतों के माध्यम से बच्चा लाभ प्रारंभ करता है, ऐसा भी नहीं है। आपके यहाँ पर हाई लेवल की पूछी थी, हाई लेवल आपको एक ही मिल गया कि बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, डिडक्टिव थिंकिंग है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होता है। चलो जी आगे चलेंगे। बताओ जी क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप दो। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे या व्यक्ति किस अवस्था में यह विश्वास रखते हैं कि समाज वर्तमान सामाजिक प्रणाली और सक्रिय पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंधों तथा सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहे। तो इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक वर्ग जो है सुरक्षित रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी किस चीज की बात कर रहे हैं, समाज से रिलेटेड कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा। यहाँ पर सभी को सुरक्षित रखने की बात की है, तो सभी को मतलब सार्वभौमिक बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ पर आप समाज के हित की बात करते हो, जैसे कि आपके एग्जाम्पल है आपका भगत सिंह। शहीद भगत सिंह ने भी क्या किया, आपके समाज की रक्षा करने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आपका यहाँ पर 4th बिल्कुल सही है। बाकी जो है आपकी अलग विशेषता रखता है, बाकी मैं आपको डिटेल में चीज करा दूंगी, ठीक है। बाकी आपके CDP में काफी चीजें मैंने कराई हुई है, तो आप जाकर वहां पर जरूर चेक कर लो। अब है आपका हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, बताइए इसका क्या होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया, ये आपकी कुछ प्रकार की बुद्धि है और इधर आपकी उनकी स्थिति है, क्या होता है। तो चलिए बात करेंगे आपका स्थानिक। स्थानिक किसकी बात करता है, इन्होंने एक पूछा है कौन सा सही है। तो स्थानिक बात करेगा समय, स्थान, दिशा की बात करता है, ठीक है। जैसे कि आपके आर्किटेक्चर होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उन्हें दिशा, स्थान इन सबका ज्ञान होता है। ये जो मैपिंग अच्छा कर लेता है वो भी स्थानिक में आ जाएंगे। अंतरा व्यक्ति, अंतरा व्यक्ति क्या होता है, इंट्रा पर्सनल होता है जो खुद के बारे में सोचे। इंट्रा पर्सनल सेल्फ के बारे में जब आप सोचते हो, खुद की फीलिंग का ध्यान रखते हो, खुद ही इमोशन की बात करते हो, तो क्या आ जाएगा सेकंड, ठीक है। ये भी सही नहीं है क्योंकि विक्रेता ये बिल्कुल अलग हो गए। भाषाई क्या है, भाषा एक मूर्तिकार दोनों मैच नहीं करते, क्योंकि भाषा वाला व्यक्ति क्या होगा, अच्छे से संचार करेगा, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा। तो भाई हमारा जी ये भी नहीं होगा, तीनों ही गलत है। तो एकमात्र हमारा आंसर 4th बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया शारीरिक गति, वो भी किसके सामने लिख दिया, खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या करता है, आपका शारीरिक गति से तो जुड़ा हुआ है। खिलाड़ी क्या करता है, बॉल पकड़ता है, आपका प्लेयर क्या होता है, खिलाड़ी हो गया। तो इसमें शारीरिक गति, हमारे शरीर की गतिविधि का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो 4th आपका बिल्कुल सही है। चलो जी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आप सभी को साथ के साथ कमेंट करना है ताकि आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो सके। चलो जी अब बताइए, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा। तो बच्चे संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलो जी ठीक लग रहा है हमें, आगे देखेंगे। बच्चे जो है भाषा अधिग्रहण यात्रा द्वारा भाषा सीखते हैं। चलो जी ठीक है। बच्चे संज्ञान विकास के चरणों में होता है, ये तो भाई हमारे प्याजे जी ने कहा था, तो ये भी नहीं होगा। और भाषा अधिग्रहण यंत्र आपका चोम्स्की द्वारा बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे। स्कीमा हमें पता है प्याजे जी देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं लेव वाइगोस्की ने कहा है कि संज्ञान के साथ ही क्या करते हो आप, भाषा का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या आ जाएगा आपका ए। आगे बात करेंगे आपका, चारों ऑप्शन आपको समझ में आए। चलो जी आगे प्रगतिशील, आप सभी को होता है प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक क्लासरूम जिसमें बच्चा और भी बेटर तरीके से सीखे। तो कहीं ना कहीं आपका बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर लर्निंग से ही आपका मोटिवेट है, उसी से ही लिया गया है कॉन्सेप्ट। तो चलिए बताइए कौन सा सही है, आपका मूल्यांकन में पूछा है कौन सा बेस्ट है। तो बताइए बच्चे जो है अधिगम में सहायक नहीं है। क्या पूछा, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई, मूल्यांकन होना चाहिए आपका भी। तो मैं ये मॉक टेस्ट ले रही हूँ, क्या है मूल्यांकन है कि आप खुद को जांच सको कितना क्या चीजें हो रही है। बच्चे जो है रुकावट उत्पन्न कर देगा, भाई हमें पता है ऐसी तो चीजें नहीं होती, तो रुकावट हम कट कर देंगे, रुकावट नहीं है जी। आगे है अभिभावकों में प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल है जी, कम सफल है, असफल है, विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायक है।
हम क्या ऐसे लेबल पे काम करेंगे कि किस बच्चे को कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा नहीं करेंगे। हम लेबल लगाना ही नहीं है बच्चों का, ठीक है, हमें बांटना ही नहीं है बच्चों को। तो ये तीनों हमारे गलत थे और हमें नेगेटिव ढूंढना था, क्योंकि हम पॉजिटिव पे खुद चले जाएंगे। तो आपका फोर्थ आंसर हो गया, चाहे आप इसे चेक करो या ना करो, ये आपका सही हो गया। तो इसी प्रकार से सीटेट में कीवर्ड्स की पॉइंट बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। चलो जी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। इसमें क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। अच्छा जी, और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचार करने की बात करता है। ये सही है, क्योंकि टीचर को भी पता लगता है ना कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। फिर टीचर भी अपने लर्निंग मटेरियल्स को ज्यादा यूज करेगा, अपने मेथड को चेंज करेगा, ठीक है, इसी प्रकार से चीजें करते हैं। तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप सभी दो। चलो इसमें क्या है आपका, चलो समझते हैं। इसमें क्या है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने तथा विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति पूछा है। सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, चलो देखते हैं। सबसे पॉजिटिव बताना है जी। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता क्या है, जो चीजें पहले से फिक्स होती आ रही है कि महिला खाना ही बनाएगी, ये रूढ़िवादिता है, आपका स्टेरियोटाइप है, ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप। जब हम जेंडर में कुछ चीजें पहले से रूढ़िवादिता अवधारणा को लेके चलते हैं, तो बताना है किससे आपके कम होंगे। लिंगों तथा जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है महिला पुरुषों से, ऐसा नहीं कर सकते आप क्या करोगे, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल कर दो। मतलब पहले से जो आपके रोल डिसाइड है आप उसे और भी एक्टिव कर दो कि महिला खाना ही बनाएगी, ऐसा नहीं कर सकते आप। आगे एक ही लिंग की योग्यता समूह नहीं, सिर्फ एक को या सेम सेक्स को या एक ही जेंडर को आप प्रमोट नहीं करोगे। तो आपका एकमात्र आ गया सही कि क्लियर, अगर आप में मिश्रित लिंग मतलब आप मिक्सड सेक्स की बात करोगे, ना तो पुरुष अच्छे है ना ही सिर्फ महिला बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आप दोनों को ही प्रमोट करोगे, दोनों की बात करोगे और उनके ही विचार विमर्श को प्रोत्साहित करोगे। तो आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है बिना किसी डाउट के। चीजें समझ में आई, आगे चले जी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दो। अध्यापकों में कक्षा में बहुभाषिकता को समझना जरूरी है। अब बहुभाषिकता मैंने आपको हिंदी के पेडागोजी की क्लास में बहुत डिटेल से समझाया, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाकर प्लीज चेक कर लेना, ठीक है जी, ये आपको मिल ही जाएगी। आगे आपका मतलब मैंने बना रखी है, इसमें आपके लास्ट टॉपिक हमने किया था ना, तो उसमें ये आपके हमने किए थे। तो इसमें एक गुण और संसाधन हो सकता है भाई, रुकावट बिल्कुल नहीं जी। मान लीजिए आपको हिंदी या इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी इंग्लिश जापानीज आती है, तो आपस में और भी ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमें हिंदी में कोई शब्द याद नहीं आ रहा तो हम इंग्लिश में बोल लेंगे आपस में, तो ऐसा क्या है, आपका एक रुकावट नहीं है जी, एक समस्या भी नहीं है और आपका व्यवस्थागत मुद्दा भी नहीं है, सिस्टमेटिक आप इशूज बना नहीं सकते। तो आपका क्या हो गया, एक रिसोर्स की बात करता है, एक गुण ही आपका बनाता है। तो ए बिल्कुल सही है, ये आपका एक संसाधन के रूप में काम करता है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाल केंद्रित शिक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आपका बार बार आता है। तो बताइए क्या होगा, अध्यापक केवल पुस्तकों का ध्यान करेंगे, भाई ऐसा नहीं, हमारा एनसीएफ मना करता है कि सिर्फ पुस्तकों पे फोकस नहीं करना, ये एनसीएफ के ही सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। अध्यापक बच्चों में उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप वर्गीकृत नहीं कर सकते कि बेटा आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी पढ़ो, बेटा आपको हिंदी नहीं आती तो बेटा आप इंग्लिश पढ़ो, ऐसे आप डिवाइड कभी नहीं करोगे। उन्हें पुरस्कार और दंड की बात करें, नहीं भाई पुरस्कार और दंड, आप उन्हें जानवर नहीं बना रहे, कंडीशनिंग नहीं करा देना, हमें बच्चों को लर्निंग कराना है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अध्यापक का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, अध्यापक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बच्चों के अकॉर्डिंग आप चीजें चेंज कर सको। अगर नहीं कर रहे तो आप अच्छे टीचर नहीं माने जाओगे। तो चलो आगे चलेंगे। तो हमें बच्चों की व्यक्तिगत नीड का ध्यान रखना है। तो ये सभी पॉजिटिव पॉइंट थे और आपसे पॉजिटिव पूछा था, और बाल केंद्रित यही कहता है कि बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आप काम करो। अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो, आप टीचर का रोल ही ये है कि जो बच्चों को चाहिए आप बच्चों को वैसा पढ़ाओ। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक रूप से सांस्कृतिक उपकरण, तो हमें पता है कल्चर की बात आपका एस, आपका CL, आपका सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों की बात आपके वाइगोस के साथ करते हैं। तो इसमें आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आजे ने आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया, बंडूरा ने आपकी ऑब्जर्व लर्निंग की बात की है, BF स्किनर जो है आपके रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं। ये तीनों आपके बिल्कुल अलग हो गए। आंसर नंबर A बिल्कुल सही बिना किसी डाउट के। चलो जी आगे चलेंगे, बाकी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो जी इसका क्या आंसर होगा,
मानसिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो क्या पूछा है, नोट पूछा है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो बताओ जी, हमें पता है कि बड़े आकार वाले मुद्रित बिल्कुल सही है। अगर बड़े बड़े प्रिंट वाली बुक दोगे, अब मैंने आपका इतना बड़ा ये ए लिखा, तो जिसे कम दिखाई दे रहा है वो अच्छे से समझ सकता है, और मैंने बिल्कुल इतना सा लिखा उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो बड़े वाले हमें देने चाहिए। त्रिव्यामी नस्के, मतलब ये आपकी एक हेल्प है, ये आपका एक अच्छा मटेरियल है जो कि आपके जिन बच्चों को कम दिखाई देता है उसमें आप मैप्स या चार्ट्स का प्रयोग करें, क्योंकि चार्ट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बोलते हुए पुस्तक, इससे तो भाई आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, इस पर से आप टच करके चीजें देख रहे हो, जैसे कि आपका ब्रेल लिपि आ गया, ठीक है, लुइस ब्लेयर के द्वारा आपका दी गई थी, तो आंसर नंबर 3 है। ठीक है, ब्रेल लिपि का हम यूज करेंगे, लेकिन छोटी मुद्रा वाले से तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, और इन्होंने यही पूछा था किससे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो आंसर नंबर 4 आपका बिना किसी डाउट के सही होता है। चलो जी, ठीक है जी, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर दीजिए। समावेशी शिक्षा बार बार रिपीट करता है, इसी वजह से बिना अगर पीवाईक्यू के आप सीटेट में जा रहे हो तो पछताओगे। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना है, नहीं जी, बिल्कुल पृथक नहीं करोगे बच्चों को, नहीं जी, ठीक है। हमने देखा पृथक करना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और व्यवसाय की बात नहीं करोगे कि बच्चों को आपको डॉक्टर ही बनाना है, मान लीजिए बच्चों को तो टीचर बनना है, तो ऐसे पहले से डिसाइड नहीं रखोगे। आगे है आपका बच्चों की क्षमता के अनुसार पर उनकी सीमाओं को पहचाने तथा नामांकित करना। नामांकित करना वही लेबल लगाना, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करोगे, लेबल आप नहीं लगा सकते। आगे बात करेंगे, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के में प्रावधान की बात कर रहे हो आप। हैंडीकैप बच्चों को अलग पढ़ा दो, उन्हें अलग पढ़ा दो। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे, तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन तो खत्म हो जाएगा, जबकि हमें प्रमोट समावेशी शिक्षा करना है, तो ये सबके समावेश की बात करता है। तो आपका ये कहता है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में लाओ और समान शिक्षा पाने का अधिकार देना चाहिए, सबको इक्वल एजुकेशन मिल सके बिना किसी भेदभाव के, यही आपका एनसीएफ कहता है। या फिर आप कह सकते हो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, सब में यही बात घुमा फिरा कर कही गई है कि सब बच्चों का विकास करना है, सब बच्चों को अधिकार देना है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका। आगे बात करेंगे, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से आप संबोधित कर सकते हो। तो बताइए, प्रतिभाशाली और क्रिएटिव बच्चा है तो सबसे पॉजिटिव उठा लो जी, रटकर परीक्षा देना क्रिएटिविटी वाला बच्चा ऐसा नहीं करता जी। आगे है, प्रश्नों का हल करके विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा दो, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करा दो और अपना काम खत्म, नहीं जी, ऐसा करोगे आप नहीं कर सकते। या फिर कर दोगे, बताइए जी, ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं देनी। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है सिर्फ एक ही आंसर हो, फिक्स आंसर हो, ऐसा नहीं है, हमें तो डाइवर्जेंट देनी है, बच्चा अलग अलग दिशा में सोच सके। तो आपका सेकंड भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपको चैलेंज देना है, बच्चों को चैलेंजिंग टास्क देने, क्योंकि बच्चा क्रिएटिविटी है और बच्चा आपका गिफ्टेड है। तो क्रिएटिव और आपका गिफ्टेड दोनों बच्चों का आईक्यू आप मान के चलो अच्छा खासा होता है, तो इसमें बच्चा अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप करे, एक्टिविटीज करे, आपको बहुत अच्छा है, जिससे कि उनकी नीरसता, मतलब उनका आईक्यू तो हाई है तो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, तो इसी वजह से ताकि उन्हें बोर ना फील हो, वो नीरसता में ना चले जाए, तो हमें उन्हें चुनौतीपूर्ण, कठिन, थोड़े से डिफिकल्ट काम देने हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी लर्निंग या अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सके। तो आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही। समझ में आया आपको चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। इस लेक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया, कहाँ पे कराया आपको मैं बता दूं, आपको हिंदी पेडागोजी की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, आप उसमें चेक कर लेना। इसके अलावा मैंने काफ़ी क्लासेस आपकी हिंदी की भी कराई है, अगर आपने जाकर चेक नहीं की तो आप जाकर चेक कर लेना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर बिना कहे कर देना, ठीक है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपका एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज़ आकर इसे ज्वाइन कर लो। और क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक बिल्कुल देना मत भूलना, फीडबैक देना आपको क्लास कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता देना, ये आपका होमवर्क है। और इसी प्रकार से आपके डेली मॉक कराए जा रहे हैं, तो आप आ जाइए, रोज आप जुड़ा कर जाए, आप रोज लाइव आ जाया करो। आप 8:30 बजे जो है आपकी क्लासेस होती है, तो आप सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, जिन बच्चों ने पहली क्लासेस नहीं देखी तो आप चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही बने रहिए। और आपको कहीं पे कोई डाउट या कन्फ्यूजन मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी कन्फ्यूजन कमेंट का जो है यहाँ पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप सीटेट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।